तो बिस्कोहर की माटी के 4 प्रश्नोत्तर मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में समझाए थे। आगे के प्रश्नोत्तर मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो अगला प्रश्न है, लेखक बिस्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? तो इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो, अपने बच्चों की सुरक्षा करती है हर माँ। तो कंपेयर किया गया है यहाँ पे बिस्वनाथ की माँ को बतख के साथ बिस्वनाथ ने कंपेयर किया है। तो वो भी माँ है, अपने बच्चों की रक्षा करती है जैसे उसकी माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। तो बच्चों की सुरक्षा, लेखक के अनुसार जब बतख अंडा देने वाली होती है तो वह ज़मीन पर आ जाती है और वहाँ उन्हें पंखों में छिपाए रखती है और अपने अंडे को बड़ी ही सतर्कता से फोड़ती है। इस प्रकार जैसे माँ अपने बच्चों की देखभाल बहुत ध्यान से करती है और अपने बच्चों की रक्षा भी करती है। ममता, लेखक ने माँ और बतख दोनों को ममता में ही बताया क्योंकि माँ हर सूरत में ममता में ही होती है, अपने बच्चों की रक्षा करती है, देखभाल करती है। दूध पिलाना, लेखक के अनुसार उसकी माँ ने उसे दूध पिलाया है और बतख भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। पशु पक्षियों में, खास करके पक्षियों में, जो पक्षी अंडा देते हैं तो उनके शरीर में एक प्रकार का हार्मोन पाया जाता है जिसमें प्रोटीन और वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है। वो एक तरह का लिक्विड होता है, वो अपने बच्चे को जो पक्षियाँ होती हैं वो पिलाती हैं। तो एक प्रकार से वो दूध पिलाना ही होता है। बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन बिस्वनाथ ने किया है उसे आप अपने शब्दों में बताइए। बरसात से पूर्व की स्थिति, बिस्कोहर में बरसात अचानक नहीं आता है, उससे पहले बादल गरजते हैं, बिजलियां कड़कती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे प्रकृति एक संगीत उत्पन्न कर रही है और साथ ही साथ आसमान में बादल इधर उधर भागने लगते हैं। बहुत तेज आंधियां चलती हैं और इसके बाद घनघोर वर्षा होने लगती है। तो बारिश का आगमन जब होता है तो प्रकृति एक संदेश देती है। उस संदेश को कवि ने संगीत के रूप में बताया है। और बरसात के बाद की स्थिति क्या होती है? कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद जब बरसात होती है तो सभी जीव जंतु काफ़ी खुश हो जाते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। लेकिन इस बरसात से मच्छर, जोंक, जुगनू, केंचुए आदि कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, गंदगी और कीचड़ भी हो जाता है, बाढ़ तक आ जाने की संभावना होती है, खेत खलिहान तथा मैदानों में पानी भर जाता है। तो बरसात अगर मतलब एक लिमिट हो, थोड़ी बहुत हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बरसात 10-15 दिन तक होते रहे तो बाढ़ आने की संभावना भी हो जाती है। फूल केवल गंध ही नहीं देते हैं, दवा भी करते हैं। कैसे? फूल केवल गंध यानी कि सुगंध नहीं फैलाते हैं, बल्कि बहुत से फूलों का उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। लेखक के गांव में अनेक रोगों का उपचार जो है फूलों के द्वारा होता है, जिनमें से कुछ का वर्णन उन्होंने अपने इस पाठ में भी किया है। इसे पॉइंट्स में दिया गया है, आप भी इसी तरह से लिखिए। गांव में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। तो अगर सांप काट दे या महामारी बीमारी हो जाए, देवी हो या चुड़ैल हो, कोई भी हो, इनका संबंध फूलों के साथ जोड़ा जाता है। नीम के फूल और पत्ते जो है वो चेचक के रोगों के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। बेर के फूल को सूंघने से ततैया का डंक झड़ जाता है। आम के फूलों को भी अनेक प्रकार से रोगों में दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकृति सजीव नारी बन गई है। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति नारी सौंदर्य संबंधी जो मान्यता है उसको स्पष्ट करना है। सौंदर्य आकर्षण, लेखक अपने किसी रिश्तेदार के घर गया था, वहां उसने एक औरत को देखा। वह औरत अत्यंत रूपवती थी। लेखक पर उसके सौंदर्य का आकर्षण बहुत हुआ तो उसे समस्त प्रकृति के रूप में वो देखने लगा। औरत में उसे प्रकृति नजर आने लगी और प्रकृति में वो औरत विश्वनाथ को और औरत के रूप में नहीं बल्कि उसे जूही की लता बन गई, चांदनी के रूप में लगी। तो प्रकृति के रूप में उस औरत को लेखक देख रहा था। प्रकृति प्रेम, विश्वनाथ को फूलों से, पेड़ों से, लताओं से, प्रकृति से, समस्त वस्तुओं से बहुत प्रेम था। प्रकृति उनके हृदय में बसी हुई थी। वह प्रकृति को सजीव रूप में देखते थे। उन्हें लगता था कि प्रकृति बिल्कुल लाइव है उनके आँख के सामने। वह औरत भी उन्हें प्रकृति के रूप में ही बहुत सुंदर लगी, इसलिए उन्हें लगा कि प्रकृति जो है वो सजीव बन गई है। वो औरत उसे प्रकृति की तरह नजर आ रही थी।
अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से मिलता है। वैसे तो लेखक को अनेक अप्राप्तियों की स्मृति है जो उसे नहीं मिली है, परंतु उसे कभी कभी पीड़ा पहुंचाती रहती है। लेकिन जिस औरत को देखकर वह समस्त प्रकृति के सौंदर्य को ही भूल गया था, वो इतनी सुंदर थी, उससे अपनी भावनाओं का इजहार वो कभी नहीं कर पाया। और यह एक ऐसी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का अजीब तौर से जुड़ा हुआ नजर आया, क्योंकि जब बहुत समय के बाद उस स्त्री को लेखक ने देखा तो विधवा के रूप में देखा, तो उसे मृत्यु की सच्चाई का बोध होता है, क्योंकि वो सफ़ेद कपड़ों में उसे नजर आती है। अगले प्रश्न में कुछ फूलों के नाम दिए गए हैं, उनके रूप, रंग और उनकी विशेषता के बारे में बताया गया है। इसे आप पढ़ लीजिएगा, लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। कोया या कुमुद, ये दुधिया रंग का होता है, पानी में उगता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है, ये वाटर लिली है। सरसों के फूल पीले रंग का होता है, इसकी गंध भी बहुत अच्छी आकर्षक होती है, सुंदर लगते हैं ये। नीम का फूल सफ़ेद रंग का होता है, इसमें चेचक के रोगी के पास रखा जाता है, इससे बीमारी दूर होती है। बेर का फूल सफ़ेद रंग का होता है, इसकी गंध मादक होती है और इसको सूंघने से ततैये का डंक जो है वो झड़ जाता है। इसके अलावा लेखक ने तोड़ी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, अमरूद, कदत्व, शरीफा, आम, कटहल, चमेली, जूही, अड़हर, उड़द, मटर, सेमल, गुड़हल आदि के फूलों की भी चर्चा की है। इन सभी के फूल होते हैं, इनके बारे में लेखक ने भी बताया। कुछ सांपों के नाम बताए हैं, उनके रूप रंग के बारे में बताया और उनकी विशेषता भी बताई गई है। डोढ़ा सांप, इसका रंग हल्का होता है, काले धब्बे युक्त होता है, यह आकार में छोटा होता है, पीले रंग का होता है, ये भूरे रंग का भी होता है तथा आकार में पीले रंग का होता है और ये वामन जाति का होता है, इसे मारा नहीं जाता, इसे ब्राह्मण जाति का कहते हैं। मजगिद्वा, ये पीले रंग का होता है और यह पानी में रहता है, यह कम विषैला होता है। धामिन, इसका रंग भूरा होता है तथा आकार में ये लंबा होता है, यह जिसको अपनी पूंछ मार दे उसका अंग सड़ जाता है। गेहुअन, इसका रंग गाढ़ा भूरा होता है, ये बहुत विषैला होता है और एक खतरनाक सांप है, इसका फन होता है, ये बहुत खतरनाक सांप होता है। घोड़ कराइच, इसका रंग काला सफ़ेद धारीदार होता है, ये विषैला होता है और इसके काटने से बहुत पीड़ा होती है। भटिहा, ये बूढ़े रंग का होता है, यह 2 मुंह का होता है। इसके अतिरिक्त लेखक ने आम, पीपल तथा केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांपों के बारे में भी बताया है। इस पाठ से गांव के बारे में आपको क्या क्या जानकारियां मिलती हैं उस बारे में अगर आप चर्चा कर सकते हैं तो अच्छी बात है। सिर्फ इसे चर्चा करनी है, इसे आपको लिखना नहीं है। ग्रामीण रहन सहन की जानकारी जो आप अपने गांव में देखते हो, कैसे वहां के लोग रहते हैं, वो आपको बतानी है। वहां के लोग कैसे रहते हैं, आप अपने गाँव में जाते हो तो कैसे रहते हो। तो लेखक ने भी अपने गाँव के बारे में बताया कि ग्रामीण जीवन का रहन सहन कैसा है, ग्रामीण जीवन कितना अधिक साधारण तथा प्रकृति पर निर्भर होता है। और लेखक ने ये भी बताया है अनेक स्थानों पे जहाँ सांप होते हैं, फूल होते हैं और पानी जमा होता है, तालाब, बतख, बहुत सारी चीज़ें लेखक ने इस कहानी में बताई है। इसके साथ साथ गांव के साफ और स्वच्छ वातावरण के बारे में भी बताया, वहाँ प्रदूषण नहीं होता। शरद तथा वर्षा ऋतु में गांव में रहने वाले लोगों के बारे में बताया, कैसी कैसी कठिनाइयाँ आती हैं जब पानी का जमाव हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। और लेखक ने ये भी स्पष्ट किया है कि कुल मिलाकर ग्रामीण जीवन के रहन सहन, छोटे बड़े सुख दुख का वर्णन बहुत अच्छे से भली बात ही उन्होंने किया है। तो बिस्कोहर की माटी पूरा अध्याय समाप्त हो गया। इसके प्रश्नोत्तर भी पूरे मैंने आपको समझा दिए हैं, तो आप इन प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे याद भी कीजिएगा। ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, इसे मैं कट कर रही हूँ, इसे सिर्फ आपको समझना है, इसलिए मैंने आपको इसे समझा दिया है। ठीक है, क्लास 12 इसे आप पूरे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद।